Hello everyone, welcome to the class. In this video we are going to revise class 10th chapter Money and Credit. My name is Vikas Srivastava and I am an educator with over 8 years of experience, qualification MP and MA, got certificate and award as an innovative educator. Today I am going to cover the second part of the chapter Money and Credit class 10. We have done the first part till question number 6. You can go and watch that video first, then come in a second part. For each question I will give you a 20 second. In a 20 second you will have to choose your option and tell me in a comment section box. If you have any doubt and query, you can also ask those in a comment section. Now I believe all of you are ready for that. So the first question of the day: analyze the role of the credit for development. It would lead to higher income and money. People could then borrow cheaply for a variety of needs. Farmer could grow crops. Some people may do business and set up small scale industries. All of the above. ये क्वेश्चन मैं हिंदी में भी समझाना चाहूँगा. एनालाइज द रोल ऑफ द क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट. विकास के लिए क्रेडिट का क्या रोल है. हैं किसान अपनी फसल उगा पाते हैं, बहुत से लोग बिजनेस कर पाते हैं या अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप कर पाते हैं. आपको क्या लगता है, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट या वन ऑफ देम ऑप्शन इज करेक्ट. आई विल गिव यू अ 20 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन. 3, 2, 1, योर टाइम स्टार्ट. टाइम इज ओवर नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये टाइमर को हटा देता हूँ. यस. सो दे वर आस्किंग एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट. पहले तो आपको ये समझना होगा क्रेडिट होता क्या है. क्रेडिट उस मनी को कहते हैं या सम ऑफ मनी को कहते हैं जो हम किसी फॉर्मल सेक्टर से या इनफॉर्मल सेक्टर से उधार लेते हैं. ओके. अगर हम पैसे कहीं से उधार लेते हैं, मीन्स लोन लेते हैं, या किसी और तरीके से किसी से भी फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और उसको हम अपने काम में लगाते हैं, तो उससे स्वाभाविक है हमारी इनकम बढ़ेगी. और मैनी पीपल कुड देन बारो चीपली फॉर द वैरायटी ऑफ नीड्स. जब हम चीज़ें बल्क में खरीदते हैं तो हमें वो चीज़ें सस्ती भी पड़ती हैं. फार्मर उन पैसों से बीज खरीद सकता है, मशीनें खरीद सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो खरीद सकता है जिससे कि उनको फसल उगाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी. और बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसी मनी का यूज़ वो अपने बिजनेस सेटअप में या इंडस्ट्री सेटअप में लगा देते हैं. तो आई थिंक ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. या डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एस एच जी मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग जी में जो डिसीजन लिए जाते हैं सेविंग और लोन से रिलेटेड, वो कौन लेता है. बैंक लेते हैं, मेंबर्स लेते हैं, या एनजीओ लेते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं. डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. व्हाट डू यू थिंक. सो योर टाइम स्टार्ट. 3, 2, 1. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इमेज फॉर गूगल. ये मैंने गूगल से इमेज ली हुई है. इसमें मैंने एक कोऑपरेटिव या आप कह सकते हैं एसएचजी ग्रुप को मैंने दिखाया है, जिसमें कि कई सारी महिलाएं मिलकर एक किसी चीज़ को बना रही हैं. एक पापड़ भी हो सकते हैं, अचार भी हो सकते हैं, टेक्सटाइल रिलेटेड से भी कोई भी चीज़ हो सकती है. ओके. तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि मेंबर्स ही उसके एसएचजी ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं लोन और सेविंग से रिलेटेड. ओके. तो मैं ये टाइमर बाबा को हटा दिया मैंने. ओके. या सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड. फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती. बैंक, एम्प्लॉयज, कोऑपरेटिव, नन ऑफ द अबव. बैंक, एम्प्लॉयज एंड कोऑपरेटिव, नन ऑफ द अबव. व्हाट डू यू थिंक.
3, 2, 1, your time is. ओके, सो टाइमर को हटा देता हूं मैं. यस. सो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड. फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कौन इंक्लूड नहीं होता? बैंक और कोऑपरेटिव. अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, तो आप लोग जानते होंगे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है. बैंक और कोऑपरेटिव्स हैं, उसमें एम्प्लॉयज इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि हम एम्प्लॉयज से थोड़ी ना क्रेडिट लेते हैं. हम तो रियलिटी में लेते क्रेडिट कहाँ से? बैंक या कोऑपरेटिव से. ओके. तो बैंक और कोऑपरेटिव फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, ना कि उसके एम्प्लॉयज. ओके. यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कम्युनिटीज. जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी ये क्या चीज़ है, उसमें दोनों ही पार्टी को एक दूसरे की चीज़ें खरीदना और बेचना पड़ता है. व्हाट डू यू थिंक? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? 3, 2, 1, योर टाइम. सो टाइमर को मैं हटा देता हूँ. यस. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. या, तो पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स समझ लेते हैं कि ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होती क्या चीज़ है. ओके. डबल कोइंसिडेंस वांट्स क्या चीज़ है कि सपोज मैंने ये दो आदमी ले लेता हूँ, एक ए, ये ए है, और एक बी ले लेता हूँ. ठीक है. इनके पास बेचने के लिए चावल है और इनके पास बेचने के लिए कपड़ा है. ठीक है. डबल कोइंसिडेंस वांट्स में ये होना जरूरी है कि ये दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे की चीज़ खरीदने और बेचने के लिए तैयार हों. सपोज ये चावल बेचना चाहते हैं और कपड़ा खरीदना चाहते हैं. ये कपड़ा खरीदना चाहते हैं. ठीक है. ये अपना कपड़ा बेचना चाहते हैं और ये उसी के, जब वो कपड़ा बेचेंगे तो उसी के एवज में ये चावल खरीदना चाहते हैं. ठीक है. ये दोनों ही रेडी होना चाहिए. मगर अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन बनाता हूँ जहाँ पे एक तीसरा आदमी भी है जो कि सी है, इसके पास क्या है? मोबाइल. ठीक है. ये अपना मोबाइल बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है, मगर इनमें से दोनों के पास किसी के पास भी गेहूं नहीं है. ठीक है. तो ये मोबाइल बेच भी देगा या दे भी देगा किसी को, मगर उसके एवज में उसको गेहूं नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स में क्या होना चाहिए? दोनों ही बाय ईच अदर कम्युनिटी एग्री टू सेल और बाय. ओके. अगर ये थर्ड पर्सन आ जाता है तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता. हाँ, एंशियंट टाइम में ऐसी प्रॉब्लम होती थी, मगर मॉडर्न टाइम में, या आप कह लीजिए कि काफ़ी सालों पहले से ये चीज़ सॉल्व कर दी गई. किसके माध्यम से? वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके. आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थिंग. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दोनों ही पक्षों की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए. सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. या, द मॉडर्न करेंसी इज विद यूज ऑफ इट्स ओन. मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा हिंदी में. व्हाट डू यू थिंक? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? यस. टाइमर को मैं हटा देता हूँ. यस. सो द दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? द मॉडर्न करेंसी इज विद यूज ऑफ इट्स ओन. ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मॉडर्न करेंसी इज
हाइलाइटर ले लेता हूँ मैं एक बार। Modern currency is without any use of its own because it is not made up of the precious metals such as gold or silver. आज की जो करेंसी है, अगर आप नोट देखेंगे या सिक्के देखें, तो आज की जो करेंसी है प्रीसियस मेटल्स की नहीं बनी है, पेपर की बनी है या वेरी चीप मेटल्स की बनी है, बट इंक्लूडेड अ पेपर नोट्स और क्वांटिटीज एक्चुअली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज की जा सकती है इन ऑर्डर टू बाई और सेल समथिंग, कुछ चीज़ खरीदने या बेचने के लिए। मगर अगर आप ये चाहें कि जैसे कि पुराने समय में आप देखेंगे कि सिक्के किसके होते थे, गोल्ड वगैरह के या सिल्वर वगैरह के, ठीक है, अगर वही सिक्का आज हम लाते हैं और उसमें अगर हम 1 रुपीज़ भी अगर लिख देते हैं और चाहें कि इसकी वैल्यू 1 रुपीज़ की हो, मगर आप उसको जब सेल करने जाएंगे, देने जाएंगे मार्केट में, उसके एवज में आपको काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। ओके, तो ये मनी इट्स ओन यूज की हो गई, जैसे कि अभी इससे प्रीवियस स्टेटमेंट में दिखाया गया है कि द मॉडर्न करेंसी इज विद यूज ऑफ इट्स ओन। अब यहाँ पे इस करेंसी का खुद भी यूज किया जा सकता है, मतलब कि केवल इसकी इतनी वैल्यू नहीं कि अगर 1 रुपए की है ये सोने का सिक्का तो इससे 1 रुपए वैल्यू की ही चीज हमें मिल पाएगी। नहीं, अगर आज के समय में आप ये सोने का सिक्का, 1 रुपए का सोने का सिक्का ले जाते हैं मार्केट में, तो इसके एवज में आपको काफी पैसे मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो मगर आप 1 रुपए का नोट लेके जाएंगे आज का, तो आपको 1 रुपए की चीज ही मिलेगी जो उस वैल्यू की है। ओके, चल, सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है, इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इंडिया के राष्ट्रपति हैं, वो करेंसी और नोट्स इशू करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? व्हाट डू यू थिंक? 3, 2, 1, योर टाइम स्टार्ट। ओवर, टाइमर को मैं हटा देता हूँ। या सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हाउ? क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं करते, आप जानते होंगे कि आरबीआई का काम है ये सारा। ओके, चल, सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक एंड कोऑपरेटिव्स आर इनफॉर्मल लेंडर्स। आपको क्या लगता है, बैंक और कोऑपरेटिव इनफॉर्मल लेंडर्स हैं? व्हाट डू यू थिंक? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? 3, 2, 1, योर टाइम स्टार्ट। टाइम इज ओवर। या सो टाइमर को मैं पहले हटा देता हूँ। यस, बैंक एंड कोऑपरेटिव आर इनफॉर्मल लेंडर्स? नो, ये ऐसा नहीं है, ये दोनों ही फॉर्मल लेंडर्स में आते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लेंडर तो वो जमींदार वगैरह, जागीरदार, ये सब होते हैं जिनसे हम गांव वगैरह में, गांव देहात वगैरह में लोन लेते हैं या पैसे कुछ उधार लेते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शंस और क्वेश्चंस को। द मनी विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द पीपल and can also be withdrawn on demand, it is called a demand deposit। क्या लगता है आपको? along with the currency, second option is along with the currency demand deposit constitute money in the modern economy। what do you think, which of the statement is given above is or are correct? One only, two only, in both one and two, neither one nor two? consider the following statement। money which is deposited in the bank, जो हम बैंक में जमा करते हैं बैंक अकाउंट में, कैन आल्सो भी विड्रॉल ऑन डिमांड, जो कि जब हम डिमांड करेंगे तब पैसे निकाल भी सकते हैं, तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन, अलॉन्ग विथ करेंसी, करेंसी के साथ साथ डिमांड डिपॉजिट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। इसी की वजह से जो हम बैंक वगैरह में डिपॉजिट करते हैं पैसे, वो मॉडर्न इकोनॉमी में भी जुड़ते हैं जाके कि नहीं?
मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस इतना ही काफ़ी है. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू. व्हाट डू यू थिंक? 3, 2, 1, your time. या टाइमर को हटा देता हूं मैं. यस. सो उन्होंने कहा था आपसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द मनी विच इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक, यस, उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. along विथ करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, जो डिमांड डिपॉजिट होती है करेंसी के साथ साथ, वो भी मॉडर्न इकोनॉमी में एक कॉन्स्टिट्यूट द मनी, मतलब कि उसकी वजह से भी क्या होता है कि जब हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं तो वो उस पैसे का यूज़ बैंक क्या करती है, लोन देने में यूज़ करती है. ठीक है ना. अगर हम इस व्यक्ति को कंसीडर करें, ये कोई ए व्यक्ति है और ये बैंक में जाता है अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए, कंसीडर कर लें ये बैंक है. ओके. इसमें बैंक में जाता है अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए. तो इस पैसों का यूज़ जब तक वो नहीं निकाल लेता, ओके, जब तक वो पैसे निकाल नहीं लेता तब तक वो पैसे बैंक कैसे यूज कर सकती, किसी भी तरीके से यूज कर सकती. इन द सेंस, किसी भी तरीके का सेंस का मतलब ये है वो लोन के तौर पे भी दे सकती है और किसी भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकती है और उससे वो प्रॉफिट अर्न करती है. वही प्रॉफिट हमें इंटरेस्ट के वे में रिटर्न होता है, कुछ अमाउंट ऑफ, ओके, प्रॉफिट का कुछ अमाउंट वो जो डिपॉजिटर है उसको इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न भी करती है. ओके. तो ये सारी चीज़ें अगर हम जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसे, तो वो इकॉनमी में भी काम आता है, उससे इकॉनमी भी रन करती है. तो बैंक में पैसे जमा करना ज़रूरी होता है अगर इकॉनमी को रन करते रहना चाहते हैं आप तो. ओके. यस. सो द करेक्ट इज सी, बोथ आर करेक्ट. ओके. चल. सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? The formal sector loans, which of the following statement is or are correct? In the context of the formal sector के context में, formal sector loans, which of the following statement is or are correct? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट लगते हैं आपको? एक करेक्ट है या कई करेक्ट है? अंडर द फॉर्मल सेक्टर लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड कोऑपरेटिव. फॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है बैंक और कोऑपरेटिव. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ द लोन. ये आरबीआई देखती है सारी फंक्शनिंग फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन की. एंड 3, मोस्ट ऑफ द क्रेडिट ऑफ द फार्मर्स एंड स्मॉल बारोवर इन रूरल एरियाज आर बारो फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर. आपको क्या लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्रेडिट जो है, मतलब कि उधार जो पैसे लिए जाते हैं, वो रूरल एरियाज में फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं लोग? आपको क्या लगता है? ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओके. टाइम स्टार्ट. 3, 2, 1 नाउ. यस. टाइमर को मैं हटा देता हूं पहले. यस. सो पहले आंसर देख लेते हैं क्या है. यस, ए इज करेक्ट. इसमें स्टेटमेंट जो ये कह रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट, ये क्या कह रहे हैं कि जो रूरल एरियाज होते हैं, बारोड फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर, नहीं, ऐसा नहीं होता है. रूरल एरियाज में लोग फॉर्मल सेक्टर से ना ज़्यादा लेकर इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं. ठीक है ना. किसी जमींदार हो गया, कोई जागीरदार हो गया, या मनी लैंडर हो गया, डंडा वगैरह पकड़ा दें इनको, ठीक है, ये मनी लैंडर हैं, तो ये पैसे देते हैं उधार. ठीक है. तो ये फॉर्मल सेक्टर में आते हैं नहीं.
ठीक है, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, फॉर्मल सेक्टर की जगह पे। तो ये फॉर्मल सेक्टर ना होगा, इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज़ में लोन लेते हैं। क्यों? इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि लिटरेसी ज़्यादा नहीं है, ना वो प्रोसीजर बैंक का ज़्यादा जानते हैं, और ना ही वो ये चाहते हैं कि वो बार बार बैंक के चक्कर लगाएं जाके वहाँ पे। हालांकि अब तो काफ़ी चेंजमेंट आ गया है कि लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास करे हैं कि अब घर घर लोगों के बैंक जा रहा है, मतलब कि आधार कार्ड से भी आप लोन ले सकते हैं या पैसे उधार ले सकते हैं या जमा करवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं डाकघर के माध्यम से। तो अब तो काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, मगर अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। तो अभी भी इसी वजह से फॉर्मल सेक्टर से, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी इतना चीज़ें नहीं जान पा रहे जितनी जाननी चाहिए। ओके, आई होप all of you understand this thing. So for today I think that's fine. So you can subscribe the channel for getting an update, follow on a different social media site, and you can also download the PDF of this MCQ from the Telegram channel free of cost. All the links are given in a description box. Have a nice day everyone. Thank you so much.